नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने देश में बार बार 2024 को लेकर आ रहे सर्वे को लेकर बात करूंगा। एक सर्वे आया है स्मॉल बॉक्स का, उसने तो 2024 की जो एनालिसिस की है उससे बीजेपी की हवा खराब कर दी है और इंडिया को काफ़ी दूर तक ले जाने की बात सामने रख दी है। अब ये तो खैर वक्त बताएगा, ये सर्वे होते हैं, लेकिन कुछ तो सर्वे में हवा बनती है और स्मॉल बॉक्स पहले से ही कुछ घोषणाएं करता रहा है और उसकी घोषणाएं काफ़ी हद तक सत्य साबित भी हुई हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि यदि स्मॉल बॉक्स में कुछ लिखा है या कुछ किया है, काम किया है धरातल पर जाकर, तो उसको समझना ज़रूरी है। स्मॉल बॉक्स से जो सर्वे आए हैं उनमें मैं 4 राज्यों की जिक्र करूँगा, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 4 राज्यों के लिए जो उसने अपनी आगे की रणनीति और तैयारी के साथ जो विकल्प पेश किया है वो बहुत ही कहना चाहिए बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक संकेत देता है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन 4 राज्यों में जो कुछ भी है वो सब पहले बीजेपी का था या बीजेपी के साथ थे, लेकिन इन 4 राज्यों में बीजेपी ने या मोदी सरकार ने कहें तो सीबीआई के छापे या ईडी के छापे डालकर वहाँ की जनता को शायद हम समझते हैं या स्मॉल बॉक्स भी समझता है, अपने विरोध में कर लिया है। अब आप देखिए, मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी पिछली 1-2 दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री हुआ करती थी। नीतीश कुमार भी उनकी सरकार में एक बार रेल मंत्री बने और काफ़ी दिनों तक एनडीए के साथ रहे। ये दोनों नेता एनडीए के साथ रहे। दूसरा, कर्नाटका में इनकी अपनी खुद की सरकार थी, वहाँ इन्होंने इस तरह के प्रयोग किए, सीबीआई के छापे डलवाए, ईडी के छापे डलवाए, तो वहाँ की जनता भी शायद इनसे अब बहुत ही दूर जाने लगी है। एक बुरके का मामला भी उन्होंने उठवाया एक कॉलेज के जरिए, वो उनको उल्टा पड़ा। हनुमान जी के मामले में भी इन्होंने तमाम बातें कही, तो वो सब चीज़ें और जो चालें थी वो सब उल्टी पड़ी। अब बात महाराष्ट्र की आती है। महाराष्ट्र में शिवसेना इनके साथ थी और शुरू से साथ रही है। महाराष्ट्र के एक बार तो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, शिवसेना के थे वो। इतनी प्रगाढ़ मित्रता थी, साथ चुनाव लड़ना, साथ रहना और बड़े। लेकिन इन्होंने पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें जब शिवसेना ने कहा कि हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, तो इन्होंने उसको दूर कर दिया और इस तरह से एक नए संगठन का उदय हुआ, उसका नाम अगाड़ी पड़ा। इसमें कांग्रेस और शरद पवार और शिवसेना, और इस तरह से तीनों ने मिलकर के अपना चीफ मिनिस्टर बनाया और सरकार चली। बाद में उन्होंने कुछ महीनों के बाद शरद पवार के भतीजे को चीफ मिनिस्टर बना दिया एक 24 घंटे के लिए, लेकिन अंत में उसे छोड़ करके भागना पड़ा। और उसके बाद फिर एक बार फिर कसरत हुई, तो उन्होंने सबसे पहले शिवसेना के एक धड़े को तोड़ा, जो धड़ा था एक नाथ शिंदे के साथ। शिंदे ने वहाँ जाकर के जो अगाड़ी गठबंधन था उसमें से टूट करके वो अल्पमत में आ गया और उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। वहाँ जाकर के उद्धव ठाकरे का ही एक चेला था जो कभी महाराष्ट्र में 3 व्हीलर चलाकर अपनी राजनीति की शुरुआत करता था, और वो खैर वहाँ चीफ मिनिस्टर है। तो समय का खेल है, समय का फेर होता है, कभी
नाप दड़े पे होती है, कभी लड़ा नाप पर होता है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। खैर वहाँ सीबीआई के छापेबाजी शुरू हुई, ईडी का छापेमारी शुरू हुई, और वो सब टूट करके शिवसेना आदि उसमें जा करके मिल गई, सरकार बन गई। अब वहाँ भी उनको ऐसा लगा कि भाई जब कोर्ट से उनको राहत नहीं मिल रही है, कोर्ट ने कुछ आदेश ऐसे कर दिए जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि एकनाथ शिंदे की गद्दी पर अब तलवार लटकी हुई है, तो उन्होंने, ये तो ताज़ा बात है, 25 जून को नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक भाषण दिया और साफ साफ कहा कि एनसीपी में 93 या 97 लाख करोड़ का जो घोटाला है उसे छोड़ेंगे नहीं किसी भी सूरत में। उसके 4-5 दिन बाद ही उन्होंने शरद पवार के भतीजे को बुलाया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। खैर महाराष्ट्र में बीजेपी ने फसल तो काट ली, निश्चित तौर पर सरकार उसके पास है, और ऊपर की जो बालियाँ होती हैं फसल की वो अपने घर में रख ली और अभी भी है उनके पास। लेकिन जो जड़ है महाराष्ट्र में, जड़ को कहते हैं, ज़मीन पर वोटर है, वो नाराज़ कर दिया है। आज जो सर्वे की बात चल रही है उसमें साफ साफ सर्वे में कहा गया है कि, मैं आपको उसकी भी गिनती बता देता हूँ, जो स्मॉल बॉक्स ने जो सर्वे दिया है उसमें अभी तक महाराष्ट्र में 41 सीटें थी बीजेपी के पास। अब जो सर्वे आया है उसमें 12 सीटें हैं और 36 सीटें इंडिया संगठन के पास जाने वाली हैं। तो ये तो बहुत बड़ी एक कहानी निकल कर आ रही है। अब चूँकि स्मॉल बॉक्स ने ऐसा तो कुछ किया नहीं होगा कि वो घर बैठे सर्वे कर लिया हो, ये बात शायद उन्होंने अपने पूरे स्टाफ के जरिए, जैसे भी है जो एक सर्वे करती है कंपनियां, उससे किया होगा। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। 12 सीटें और कहाँ 41 सीटें, कितना फ़र्क होता है। इन 4 राज्यों की जो मैंने बात करी है उनमें टोटल 158 सीटें हैं, और स्मॉल बॉक्स ने जो सर्वे दिया है उसमें ये साफ कर दिया है कि 158 में से 124 सीटें इंडिया के पास जाएंगी और 49 सीटें एनडीए के पास जाएंगी। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। देखिए कितना बड़ा अंतर, और ये सीटें कहाँ 158 और कहाँ 49, एक बड़ी बहुत लंबा गैप हो गया। अब इस तरह से 100-125 सीटें 4 राज्यों में ही कम जाएंगी तो फिर क्या नरेंद्र मोदी का दोबारा पीएम बनना मुश्किल है, संभव है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लाल किले से ये कह दिया कि मैं दोबारा आऊँगा, दोबारा यहाँ से भाषण दूँगा अगले 15 अगस्त पर। खैर कोई भी आदमी जब सत्ता में होता है तो शायद उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसे हरा हरा सब दिखाई देता है, तो शायद उनको भी हरा हरा दिखाई दे रहा होगा। आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो सर्वे और धरातल और जनता की बातें हैं उन पर कमेंट लेना देना हम लोगों का काम होता है, उस पर बात करना हमारा काम होता है। इससे जनता भी जागरूक रहती है और जनता को जहाँ जाना होता है, हमारे कहने से कोई वोट नहीं देगा, लेकिन जो चीज़ हवा में चल रही है, जो हवाई घोड़े दौड़ रहे हैं, उसको जनता के सामने तक ले जाना हमारा काम होता है, वो हम कर रहे हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने 18 सीटें थी बीजेपी के पास, अब वहाँ पर 8 रहने वाली हैं, तो इसका मतलब 10 सीट का नुकसान वहाँ भी है। ऐसे ही कर्नाटक में 21 सीटें थी, 12 का नुकसान होने जा रहा है, 16 सीटें इंडिया को मिलने वाली हैं। तो ये पता नहीं क्या किधर जा रही है राजनीति। एक बिहार का भी आंकड़ा आया है, 39 सीटें थी और अब वहाँ पे 13 सीटें रहने वाली हैं, 27 सीटें इंडिया को मिलने वाली हैं। तो ये जो आंकड़ा आ रहा है सामने निकल करके स्मॉल बॉक्स ने जो दिया है, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, खतरनाक संकेत देता है बीजेपी के लिए। अब सबसे बड़ी जो बात आ रही है, महाराष्ट्र की सबसे मजबूत बात है और कहने लायक है, शरद पवार के जो कोषाध्यक्ष हैं ईश्वर लाल जैन, बीजेपी उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मैं समझता
सकता हूँ बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनके यहाँ भी 2-3 दिन पहले छापे पड़ गए हैं। हालांकि उनका बेटा जो राजनीति में है वो विधायक भी है शायद, और शरद पवार के भतीजे के साथ पहले से बीजेपी में चला गया, लेकिन वो भी बीजेपी में रहकर सरकार में रहकर अपने पिताश्री की जो कहानियाँ हैं उनको नहीं रोक पा रहा है, वो ईडी को नहीं रोक पा रहा है और वो ब्रेक नहीं लगवा पा रहा है। क्योंकि आप एक बात समझिए, ये लोग किसी के नहीं होते, जो राजनीतिक लोग होते हैं सत्ता में होते हैं वो किसी के नहीं होते सगे। उनको तो सिर्फ ये है कि जो कुछ भी है सत्ता में हमारे पास आना चाहिए। वो ईश्वर लाल जैन और उनके बेटे के रसूख या परिवार के बारे में नहीं सोचते। अभी उनके कई ठिकानों पे छापे पड़े हैं ईश्वर लाल जैन के। और एक मतलब और है कि बीजेपी इस तरह से उनके कोषाध्यक्ष को अरेस्ट कर रही है ईडी के जरिए, वो शरद पवार को भी अपने खेमे में लाना चाहती है, क्योंकि उसको जो पता चल रहा है अभी भी बीजेपी समझती है, ऐसा नहीं है कि वो राजनीति कर रही है पार्टी, वो सोचती है कि जब तक शरद पवार बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिला लेते तब तक वहाँ पर हमारी दाल गलने वाली नहीं है, और इसीलिए ये सब छापेमारी हो रही। लेकिन शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया है, भतीजा भेजो और कोई दूत भेजो, मैं नहीं जाने वाला, वो कुछ नहीं करने वाला। उनकी बेटी तो सुप्रिया सुले और उनसे एक कदम आगे साफ करती है कि नहीं, कोई मतलब ही नहीं। खैर, अब मैं कुल मिलाकर के जो 4 छत्रप थे एनडीए के साथ हैं, शिवसेना, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और चौथा राज्य कर्नाटका जो उनके पूरे साथ हाथ में था। इन चारों राज्यों की जनता को शायद बीजेपी ने बहुत बुरी तरह से नाराज कर दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ईडी और सीबीआई कोई विकल्प नहीं है। और एक बात, जनता उसी को प्रिय मानती है जो जनता की बात सुनता है और उसके दर्द, सुख और दुख को सुनकर उनके दर्द का निवारण करता है। मोदी जी किसी की सुनते तो है नहीं, पूरे 10 साल में उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, पत्रकारों का सामना नहीं किया, और मन की बात कह करके लोगों को चिढ़ाना वो शुरू कर देते हैं। वो समझते होंगे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन उनकी मन की बात से लोग चिढ़ते और ज़्यादा हैं। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं हम पूछते हैं मन की बात सुनी, कह रहे पता नहीं क्या होता है मन की बात, हमने तो नहीं सुनी। तो वो समझते हैं, या जो IAS लॉबी उनके इर्द गिर्द बैठी हुई है वो उन्हें समझाती है कि आप चिंता मत करो फिर जीतोगे। तो एक चीज़ तो ये रही कि ईडी और सीबीआई। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम का कार्ड भी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है, बहुत ज़्यादा पब्लिक सब जान चुकी है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि कभी एक ज़माना था, आज से 31 साल पहले आपने बाबरी मस्जिद को भीड़ ले जाकर के तोड़वा दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जज को अपने फेवर में करके उस पर फैसला अपने आप पाले में करा लिया, और उसके बाद में राज्यसभा का मेंबर बना दिया ला करके। तो ये काम तो आपकी बात को दुनिया समझ चुकी है। और ये बात, अब वो कहते हैं ना कि काट की आंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहावतें हैं देश में, आज भी प्रचलित हैं और आगे भी रहेंगी सैकड़ों हजारों साल तक। तो इसलिए आपको ये लगता है कि ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है, बहुत समझती है, क्योंकि आप मुद्दों से भटकाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। आप कोई एक ऐसा काम करा बता दीजिए जो जनहित में आपने किया हो। मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप नाम बदलने के अलावा और कुछ नहीं करते। दूसरे के काम पर आप अपना ठप्पा लगाते हैं। दरभंगा में आपने एम्स खोलने का पूरा ऐलान किया, आपको किसने कह दिया? किन IAS और किन ठेकेदारों के कहने पर आकर के आप इस तरह के भाषण देना शुरू कर देते हैं? आपको मालूम ही नहीं है ज़मीनी हकीकत क्या है। अभी वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नाम की चीज़ शुरू नहीं हुई, अब आप कह रहे हैं दरभंगा में एम्स बन गया, पश्चिम बंगाल में कोई एम्स बन गया।
पता नहीं आपने कहाँ एम्स बनवा दिया, क्या कर दिया। जो मनमोहन सिंह के ज़माने में काम हुए थे उन्हीं को आगे बढ़ा करके उन पर अपना आप ठप्पा लगा दो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं समझता हूँ बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो एक बगल पड़े हुए हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ आप, मैं समझता हूँ ज़्यादातर देश में न रह करके विदेश में सैर सपाटे पर रहते हैं, क्योंकि अभी तक विदेश नीति में भी ऐसा कोई मामला आपने मील का पत्थर साबित नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर इवेंट होते हैं और 10-20 लोग अपने इकट्ठा करके वहीं के जो NRI है उनसे झंडे दिखवा लिए, उनसे बातचीत कर ली, किसी से पैर छुपवा लिए, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। बाकी मैं समझता हूँ कोई काम नहीं होता। आप पीठ फेरते हैं या वहीं रहते हैं तब विदेशी मीडिया आपको बिल्कुल भाव नहीं देता, ये शायद आपको पता नहीं है, या आपके इर्द गिर्द की लॉबी है, IAS लॉबी है या और दूसरे अधिकारी हैं, वो आपको बताते नहीं। खैर, आपने इन 4 राज्यों में जो अपने ही साथी छत्रप थे उनको रुठा दिया है और उनको बहुत इस समय आपसे बहुत, मैं समझता हूँ वो आपसे बहुत दूर हो चुके हैं। नीतीश कुमार जो आपके साथ सरकार में थे उन्होंने RJD का दामन थाम लिया। ममता बनर्जी जो कभी बहुत दिनों तक आपके साथ थी और कांग्रेस की बहुत धुर विरोधी थी, वो अब NDA के खेमे में आ गई हैं, वो सॉरी इंडिया के खेमे में आ गई हैं। और राजीव गांधी और सोनिया गांधी से उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें और भी अभी आगे बढ़ेंगी, और उनके आगे बढ़ने का जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि जब 2024 का रिजल्ट आएगा और तब आपकी सीटें 100, 125 या 150 जो भी कम होंगी, तब आपकी पार्टी में क्या हालात होंगे, आपको कोई स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि आपके रहते हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे दूर हैं, क्योंकि आपकी 10 साल की राजनीति को लोगों ने देखा है। अब इनमें मैं समझता हूँ सबसे पहली बात, जैसे ही आचार संहिता लगेगी चुनाव की, 2024 के चुनाव की, निश्चित तौर पर कई लोग, कई नेता, कई पार्टियां ऐसी हैं जो आपसे दूर छिटक जाएंगी और वो इंडिया के पाले में दिखाई देंगी। इनमें मायावती सबसे पहले नंबर पर मैं देखता हूँ, क्योंकि मायावती जी एक बहुत ही परिपक्व राजनीतिक हैं और वो सारी चीज़ों को समझती हैं। उन्होंने कहा मजबूर सरकार के साथ नहीं जाऊँगी, मजबूर के साथ जाऊँगी। अब उस समय मजबूर कौन होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस दौर में आपको हटा करके बीजेपी या संघ, क्योंकि संघ से हमारे बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो वो कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यही PM बने। वहाँ पे एक से एक और धुरंधर नेता हैं। राजनाथ सिंह बहुत पके हुए मजे हुए खिलाड़ी हैं। गडकरी संघ के बहुत ही नज़दीकी और लोग मतलब प्रिय नेता हैं। तो वो चूँकि उस समय तक ED और CBI सब किनारे हो चुकी होंगी, आचार संहिता के बाद किसी की औकात नहीं है कि वो किसी के यहाँ छापे डाल दे या जो भी करे। खैर, दूसरी बात, 2-3 और बड़े दल हैं। एक YSR जो आंध्रा का है, वो भी जब आपकी सरकार बनती नहीं दिखेगी तो वो आपके साथ नहीं जाएगी। BJD भी है। BJD पुरानी पार्टी है और उसके तमाम, मैं समझता हूँ तमाम विपक्षी दलों से, उनके नेताओं से, तमाम से ऐसे संबंध हैं, शायद वो भी उस डूबते हुए जहाज़ के साथ नहीं जाएंगे। तो मैं कुल मिलाकर के इस एनालिसिस में मेरा कहना यह है कि जो सर्वे आ रहे हैं और सर्वे के जो रुझान है उससे तो बीजेपी की स्थिति बहुत ख़राब होती दिखाई दे रही है। खैर, जो भी है, मेरा ये 4-5 राज्यों का जो मैंने एनालिसिस किया है, ये आपको कैसा लगा और इस पर कमेंट ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर भी करें और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मैं अगला जो मैं वीडियो पोस्ट करूं तो वो आप तक जैसे ही उसकी सूचना जाए तो आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।